अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं जी, खाली क्लास के सामने से जी। कोशिश करूँगा लेक्चर छोटे से छोटा रहे। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, इनकम हो या एक्सपेंस हो, वो हम आज एक कर लेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस का, वो हम कर लेते हैं आज, ठीक है जी। उसके अलावा फिर मैं प्लान तो ये कर रहा हूँ, ज़ोहर के बाद अगर हिम्मत हुई तो ज़ोहर के बाद एथिक्स के लिए मैं 41 का पार्ट बी अलग से रिकॉर्ड कर दूँगा, या देखूँगा अगर ये घंटे सवा के अंदर बुक हो गया तो इसका पार्ट ये ए अलग रखेंगे और बी अलग कर दूँगा। मे बी होगा तो आपको जाहिर सी बात है मिल जाएगा एथिक्स का लेक्चर। तो फ़िलहाल हम एक्रूअल्स को रिवाइज़ करते हैं ज़रा। मिसाल के तौर पे एक एक्सपेंस है, आपने बचपन से एक्रूअल को पढ़ा, इंट्रो में भी FR1 में भी उस्ताद रिवाइज़ करवाते हैं। एक्सपेंस कोई सा भी है, मिसाल के तौर पे ये रेंट एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस में कैश ने किस तरफ आना है, एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, ये सोचने के लिए हाँ हमेशा बचपन वाली एंट्री करो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे आसान मिसाल से चलते हैं ना, समझने के लिए आसानी होती है। मिसाल के तौर पे एक महीने का रेंट है 1 रुपया और हमने इस साल में 12 रुपये का एक जो है वो रेंट पे कर दिया। तो 12 महीने बिल्डिंग यूज़ की थी, मिसाल ले रहा हूँ मैं, 1 जनवरी को बिल्डिंग हमने किराए पे ली, 1 रुपये किराया था हर महीने का, और बिल्डिंग पूरे 12 महीने हमने इस्तेमाल की, किराया भी पूरे 12 महीने का पे कर दिया। तो जो एक्सपेंस वही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंसिंग फिगर हम ले जाएंगे जी, जो पेमेंट वही एक्सपेंस, यानी जो खर्चा बनता था, पेमेंट कितनी की 12, और बिल्डिंग भी कितने दिन इस्तेमाल की है, 12 महीने इस्तेमाल कर ली है, तो 12 रुपये का खर्चा सारे का सारा क्या बन गया, एक्सपेंस। अच्छा, अगर बिल्डिंग हमने 12 महीने ही इस्तेमाल की, ठीक है, बिल्डिंग हमने 12 महीने ही इस्तेमाल की, लेकिन दिसंबर का किराया हमने पे नहीं किया, तो कैश 11 रुपये पे किया। अब क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड या पेएबल, एक महीना बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी उसका किराया नहीं दिया है, तो क्लोजिंग डेट पर ये पेएबल आ गया, एक्सपेंस फिर भी कितना आ गया 12, ठीक है जी। तो एक्सपेंस पेएबल हो सकता है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन बनाते हैं, नॉर्मल वाली मैंने नहीं लिखी, उसका क्या फ़ायदा, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो तो क्या टेस्ट होनी है, ठीक है। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे आता है। देखो देखो ना, 12 रुपये खर्चा था, 12 रुपये का रेंट था, 12 का 12 ही पे कर दिया, तो फिर तो कोई एक्रूअल आया ही नहीं ना। एक्रूअल क्या है, या प्री पे कर दें खर्चा या पेएबल हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहला केस मैंने मिटाकर हटा दिया था। अच्छा, अब सिचुएशन वही है, हमारा 12 महीने का इस्तेमाल है बिल्डिंग का, हर महीने का किराया 1 रुपये है, तो टोटल बनता था 12 रुपये, लेकिन हमने जज्बात में आके 18 रुपये पे कर दिए जी, अगले 6 महीनों का भी किराया पे कर दिया। अब ये रेंट पे खड़े होकर हमारे पास क्लोजिंग डेट पे कुछ पेबल है नहीं, क्लोजिंग डेट पर प्री पेड है, और प्री पेमेंट एक एसेट होती है, तो क्लोजिंग प्री पेड 6 रुपये किराया अगर आ जाए तो बैलेंसिंग फिर भी क्या आना है 12, ठीक है। तो एक्सपेंस या पेबल हो सकता है या प्रीपेड हो सकता है, एक्सपेंस या पेबल हो सकता है या प्रीपेड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जी इनकम्स की तरफ। अच्छा जी, इनकम अब हम अपनी बिल्डिंग किराए पे दे देते हैं, क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग किराए पर दे देते हैं, ठीक है जी। हमने अपनी बिल्डिंग किराए पर दी, तो अब हमें इनकम रिसीव होनी है इससे, ठीक है। सिचुएशन वही रखी हुई है मैंने, 1 रुपये 1 महीने का किराया है, ठीक है। सबसे पहले तो आइडियल सिचुएशन, उससे भी पहले ये बताओ इनकम है तो कैश किस तरफ आएगा। घर पे बैठे बच्चे भी बोला करें, मैं उनको भी ये बोल रहा होता हूँ जी, इनकम केस में कैश किस तरफ आएगा। इसके लिए बचपन वाली एंट्री करो दिमाग में, कैश आता है इनकम केस में, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनकम के लेजर में कैश आएगा क्रेडिट साइड पर। अब मिसाल के तौर पे
12 महीने मैंने किराए पर बिल्डिंग अपनी दुकान किराए पे दिए रखी 12 महीने के किराया मुझे रिसीव भी हो गया, तो जो कैश रिसीव हुआ वही हमारी इनकम। ये P&L वाली फिगर ये इनकम है। खुशी है ना, इनकम का लेजर डेबिट, P&L क्रेडिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो कोई अक्रूवल है ही नहीं, ठीक है। इनकम भी अक्रूवल में आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि इनकम का रिकॉर्ड करना है उसके अर्न करने के साथ जुड़ा हुआ, ना कि कैश रिसीव होने के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, मिसाल के तौर पे हमारी 1 रुपये की इनकम तो बनती है ना, 1 रुपये इनकम 1 महीने की, ठीक है। यानी 1 महीना अगर इस्तेमाल करे हमारा किराएदार हमारी दुकान को, हमारे एसेट को, तो हम 1 रुपये किराया लेते हैं। अब पूरे 12 महीने हमने दुकान किराए पे दिए रखी, लेकिन उसने कैश कितना दिया है, 11 रुपये, ठीक है। अब 1 महीने का किराया, भाई FAR 2 वाले हो, और यार कोई FAR 2 वाला भी आ जाता, कोई एक नहीं आया जी। तो आ जाओ, बैठना तो बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, कहाँ जाओगे अब, ना लाइब्रेरी खुली है ना कुछ, बैठ जाओ यहीं पे। और अगर पढ़ना है टी रूम में जाके बैठ जाओ, और अगर वेला बैठना तो बैठो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेशंस करो। ये देखो एक्रूवल चल रहा है, एक्रूवल तुम लोग कर रहे हैं, एक्रूवल किया है ना अभी तुम लोगों ने FAR, सुभान अल्लाह, चेक करो, बैठो बैठो तुम्हें बताता हूँ जी। इधर देखो भाई, अगर हमने 12 महीने के लिए बिल्डिंग किराए पर दी थी और पूरे 12 महीने का किराया बनता है 12 रुपये, यानी हर महीने किराया 1 रुपये है, और हमें हमारे किराएदार ने किराया सिर्फ दिया है अभी 11 रुपये, तो क्लोजिंग डेट पे हम क्या कहेंगे, रिसीवेबल है। 12 महीने बिल्डिंग किराए पर दिए रखी, किराया सिर्फ 11 महीने का रिसीव हुआ, तो 1 महीने का किराया क्या है, रिसीवेबल। तो क्लोजिंग डेट पर एसेट है ना रिसीवेबल, किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग रिसीवेबल, ठीक है जी। 1 रुपया और बैलेंसिंग क्या आ गया, 12, ठीक है जी। और अगर हमारे किराएदार ने जोश में आकर, जज्बे में आकर हमें कैश 1 रुपया 1 महीने का किराया था, हमें उसने 12 रुपये की बजाय 15 रुपये दे दिए जी, 12 रुपये की बजाय 15 रुपये दे दिए। अब किराया बनता इस साल का कितना था, 12, 3 रुपये अगले साल के भी उसने दे दिए, तो ये हमारा एसेट नहीं है, ये हम पे बोझ पड़ गया, ये हमारे ऊपर बोझ है। तो क्लोजिंग में इनकम अनअर्न्ड भी हो सकती है, लायबिलिटी इस तरफ आती है, क्लोजिंग अनअर्न्ड, एडवांस, डेफर्ड, जो मर्जी कह लें जी। और प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर फिर भी 12 ही। तो यहाँ से हमने क्या रिवाइज किया, इंट्रो FAR 1 वाले कॉन्सेप्ट में, एक्सपेंस जो होगा वो या तो पेएबल हो सकता है, लायबिलिटी, ठीक है, या प्रीपेड हो सकता है। अगर प्रीपेड होगा तो एसेट, ठीक है, पेएबल होगा तो लायबिलिटी है, और प्रीपेड होगा तो एसेट। और इसी तरह से इनकम के बारे में क्या रिवाइज किया हमने, इनकम अनअर्न्ड भी हो सकती है, डेफर्ड, एडवांस, ठीक है ना, इनकम अनअर्न्ड भी हो सकती है, अगर अनअर्न्ड होगी तो क्या होगी, लायबिलिटी। और इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है, अगर रिसीवेबल होगी तो ये क्या होगी, एसेट। थोड़ी सी रिवीजन की हमने एक्रूवल की, तो ध्यान से पढ़ के आना चाहिए, इंट्रो को भी FAR 1 को भी। अकाउंटिंग है, ये तो चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। एक तो FAR 1 वाला आ गया, उसने 2 दिन पहले पढ़ा, आपको तो क्या मसला होना है, हाँ भाई। FAR 2 फेल वाले बच्चे, बताना नहीं किसी को, ये बताना नहीं था किसी को, बताया करो, सबको बताया करो, इंशाल्लाह जिस दफ़ा सबको बताओगे ना उस दफ़ा पास हो जाएगा। बुजुर्गा ने दुआ फिर दे छड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ना सब पेज नंबर 319 के ऊपर बना हुआ है आप लोगों की किताबों में, इसलिए टेंशन ना लें। फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम ओपनिंग में रिसीवेबल भी हो सकती है, अनअर्न्ड भी हो सकती है, क्लोजिंग में भी ऐसे ही है। कैश की फिगर इनकम में क्रेडिट साइड पर आती है, और दूसरी साइड पे एक्सपेंस का लेजर है, तो एक्सपेंस ओपनिंग में प्रीपेड हो सकता है, ओपनिंग में पेबल भी हो सकता है, ऐसे ही क्लोजिंग के अंदर भी। एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आएगा, और एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड पे नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
रिवीजन ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस पेबल हो सकता है जो करंट लाइबिलिटी होगा, इसके दूसरा नाम है क्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग एरियर, और प्रीपेड है तो करंट एसेट है, एडवांस भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। इनकम है तो रिसीवेबल हो सकती है अनअर्न्ड, रिसीवेबल का दूसरा नाम है क्रूड। यानी ये बड़ा ख़तरनाक है। असल मैंने बच्चों को अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो अल्फाज है ना, ये जो लिखे हुए हैं, एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ये बड़े ही ख़तरनाक अल्फाज हैं। ये अगर लग जाएं एक्सपेंस के साथ तो पेएबल का मतलब देते हैं, और ये अगर लगे हों इनकम के साथ तो रिसीवेबल का मतलब देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रा जहन के अंदर हमने चीज़ें रिवाइज़ की, जहन को दोबारा से ज़िंदा किया, मुर्दा जहन को। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पेज 318 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 318 जी। रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। नोट बनाना है, ठीक है। गिविंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स इंक्लूडिंग रेकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। भाई FR 1 वाले परेशान नहीं होना, ठीक है, मौके पे चीज़ें सारी आ जाती होती हैं। अच्छा, डेफर्ड टैक्स क्या होता है सर जी, हम तो पहली बार सुना। कोई बात नहीं जी, हमने बनाना है नोट। क्या बनाना है जी? नोट। नोट बनाना है 10 का, और उसने कंपैरेटिव का नहीं कहा, तो नोट गैलेक्सी, क्या नाम है, GI, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईयर एंड क्या है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। नोट नंबर कोई भी दे दें, 50, बेशरम आदमी, 5 कहूँगा मैं, चलो जी। टैक्सेशन, नोट का नाम क्या होता है जी, टैक्सेशन, और इसके अंदर टैक्स एक्सपेंस। बोलो जी, टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या आता है? वैसे कोई मसला नहीं, 50 भी लिख दो तो। अच्छा जी, हो सकता है इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बाद में बनाई हो, बैलेंस शीट पहले बनाई हो, बहुत सारे नोट्स गुजर गए हो जी। करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद 5.2 में क्या बनाएंगे, बोले, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। पूरा लिखते हैं, आप तो एक बार लिखवा दिया होगा पूरा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, बस एक ही साल है। चलो यहाँ पे बना लेंगे हम नोट। अब अगर हमने नोट बनाना है तो उसमें करंट टैक्स ने भी आना है और डेफर्ड टैक्स ने भी आना है। करंट टैक्स निकलेगा करंट टैक्स की वर्किंग से, तो वर्किंग वन हम बनाते होते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स की, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। वेरी गुड। और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें हम लेस कर देंगे। और हम पहुंच जाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। बच्चों, आज नई चीज़ जो सीखनी थी ना, उसकी बुनियाद डाल दी है। और नई चीज़ क्या है? एक्रूअल्स, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं कितना को एक्रूअल आता है। फ़िलहाल तो हमने मोटा मोटा नक्शा बनाया है, ठीक है, सिर्फ 2010 के लिए ही बना रहे हैं। उसके अलावा जी, अगर डेफर टैक्स चाहिए तो आपको पता है उसके लिए हमें लेजर की ज़रूरत है। लेजर में जो क्लोजिंग है वो एज ऑन वाली वर्किंग से आता है, ठीक है। तो चलो मैं वर्किंग टू डेफर टैक्स लिख तो लूँ। पर्चे में भी ऐसे होता है, जब कभी फेल हो जाएगा तो फिर देखेंगे फाइनल अकाउंट में, कभी कभी ऐसा होता है। एक और अप्रोच भी होगी, इसको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं, वो भी सीखेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है। उससे कैसे निकलता है, ये एज ऑन वाला काम नहीं भी करते जी। डेफर टैक्स
लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकता है एज ऑन, ठीक है जी। अब ये जो एज ऑन की फिगर है ये निकलेगी हमारी एज ऑन वाली वर्किंग से और इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है, बस और तो कुछ है नहीं। और हमारा अजीज़ अज़जान पीपीई आ रहा है। बस सवाल तो इतना सही है, हो जाना ऐसे। चलें जी शुरू करते हैं काम, ठीक है। वर्किंग 3 मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पहले से ही। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 10। अल्लाह करेगा ओपनिंग गिवन होगा, वरना कल देखा था ओपनिंग नहीं था तो फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग तो हमने निकालना ही है, निकालना होता है, ओपनिंग भी कभी कभी मिसिंग कर देता है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। पता नहीं कितना रेट है, सवाल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। देख लेंगे चलिए जी शुरू करते हैं जी काम को। सबसे पहले फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी ए लिस्टेड कंपनी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जनवरी 2009। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 10 अमाउंटेड टू 200 मिलियन। चलो जी मुफ्त वाले नंबर ले लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 200। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एज फॉलोज। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी यकम जनवरी 2009 पे और इसने हमें अकाउंटिंग और टैक्स की क्या दे दी है? डेप्रिसिएशन दे दी। लो जी, मसला क्या है? कोई है मसला? कोई मसला है जी? रूटीन का काम जैसे आज तक करते थे वो तो ये था ना कि हम कहते थे जी ये यकम जनवरी 2009 पे एसेट ख़रीदा था और 2009 के अंदर अकाउंटिंग वालों ने इसे 15 रुपये डेप्रीशिएट किया और 2010 में 15 से, और टैक्स वालों ने इसको 2009 में 45 से डेप्रीशिएट किया और 2010 में 6 से। अब मुझे चाहिए होती हैं क्लोजिंग में बुक वैल्यूज़। क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यूज़। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कहलाती है कैरिंग अमाउंट, टैक्स वालों की बुक वैल्यू कहलाती है टैक्स बेस। तो क्या ये बुक वैल्यू हम निकाल सकते हैं? एसेट्स की बुक वैल्यू निकल सकती है। कॉस्ट मिसिंग है, FR1 वाला बता रहा है शर्मो, FR1 वाला बता रहा है कॉस्ट नहीं है। असल पता है क्या वजह है? बेसिक्स देखो बेसिक पे वो बच्चा बेसिक पे बैठे हैं ना, आप ऊपर आ गए, आप बेसिक वाली बात सोचते ही नहीं है। कैसा इत्तेफाक है, ठीक है भाई कह रहे हैं कॉस्ट नहीं गिवन, हमें यहाँ पर कॉस्ट गिवन, कॉस्ट इज मिसिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अगर मिसिंग है तो फिर बुक वैल्यू विदाउट अजम्पशन तो नहीं निकल सकती, ठीक है। तो इसलिए बुक वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग अजम्पशन। और मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है अजम्पशन से बचें। चल नहीं निकल सकता एसेट। कोई और चीज़ है ऐसी जिसका एज ऑन बैलेंस निकल सकता है? कोई और चीज़ हो ऐसी? नहीं, एसेट नहीं है, कोई और चीज़ है जी। अगर एक कंपनी यकम जनवरी 2009 पर बनी और 9 की डेप्रिसिएशन और 10 की डेप्रिसिएशन दे दे तो क्या अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अकाउंट बन नहीं सकता? अच्छा वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर लेंगे, खैर है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस भी निकल सकता है डायरेक्ट। कैसे? अकाउंटिंग वालों के हिसाब से
अकाउंटिंग वाले ये ग्रीन है, IFRS वाले, ठीक है, अकाउंटिंग वाले ये ग्रीन है और ये टैक्स वाले रेड हैं। तो अकाउंटिंग वालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 रुपये है और टैक्स वालों की 51 रुपये है। ये डायरेक्ट भी निकल सकती है, ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 3 पे पहुँचे हुए हैं भाई, FR 2 वाले हो? अच्छा 1 साढ़े 11 बजे इंशाल्लाह 11:40 तक इंशाल्लाह पक्का शुरू कर देंगे, ठीक है। नीचे ही कर लेंगे या यहीं करनी? वर्किंग नंबर कौन सी पे पहुँचे हुए हैं? 3 है ना, 4। वर्किंग 4 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं हम, टैक्स वालों का भी और अकाउंटिंग वालों का भी। तो आज ये काम भी करके देख लिया हमने जी। 1 जनवरी 2009 पर ब्रॉड डाउन बताइए, 1 जनवरी 2009 पर ब्रॉड डाउन बताइए। एक कंपनी बनी 1 जनवरी 2009 पे है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कोई ब्रॉड डाउन होगा, कख नहीं होना, ठीक है। फिर 2009 की डेप्रिसिएशन 15 और 2010 की डेप्रिसिएशन भी 15। असल में वो मैंने यहाँ साल नहीं लिखे, बहरहाल ये 2009 का साल है और ये 2010 का साल है, ठीक है ना। ओके, तो 15 रुपये की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 31 दिसंबर 9 पर कैरी डाउन 15 आ गया। ये मैं कह रहा था कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन चलो थोड़ा सा वेले हैं आज, हल्का हल्का पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है जी। 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन, 2010 ब्रॉड डाउन 15, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन फिर 15 और क्लोजिंग बन गया। तो यही मैंने डायरेक्ट भी बोला था। तो पर्चे के अंदर अगर इस तरह की सिंपल चीज़ हो तो बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, कोई नहीं लेजर बनाना, ये तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ जी। सर फिर हम लेक्चर बंद कर देते हैं, आप पर टाइम पास लगा हुआ है तो कर दो भाई, अगली बार नए सिरे से नए जज्बे से पढ़ लेना, फिर इस बार तो फिर पास होना नहीं। अच्छा जी, वर्किंग 5 टैक्स वालों के हिसाब से हम ये लेजर बना लेते हैं और इसमें पहले साल डेप्रिसिएशन 45 है और अगले साल 45 ओपनिंग बना और 6 आया तो 51 आ गया जी। अब दोनों काम साथ साथ कल कहा था शुरू कर दें। करंट टैक्स में क्या होना है, डेफर्ड टैक्स में क्या होना है। करंट टैक्स के अंदर तो क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे, उल्टा देंगे, क्योंकि दोनों में फ़र्क है ना, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये भाई FR 1 के बाद वाली कहानी है असल में, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ऐड करेंगे जी। अच्छा 2 साल का डाटा गिवन है, तो दूसरे साल का क्या करना है, हमें नोट 2 साल का मांगा हुआ उसने हमसे, नोट उसने तसल्ली कर ना ले एक बार, सिर्फ 2010 का नोट मांगा हुआ है, 2010 का ही हम सारा काम करेंगे। 9 फिर ऐसे ही था धोखे में, यानी कि मतलब आपने वक्त बचाना था, यहाँ पे भी लेजर तो बनाना ही नहीं था, डायरेक्टली भी कर सकते थे। बहरहाल मुझे सिर्फ इस वक्त 2010 से मामला करना है, तो 15 रुपये की डेप्शन ऐड कर देंगे और 6 रुपये की लेस कर देंगे। सिंपल एडजस्टमेंट है, आज 5वां छठा दिन है, रोज़ ही ये आ रही है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 15 और टैक्स डेप्रिसिएशन 6। उसके बाद अब अगली लड़ाई पड़ती है और वो लड़ाई है क्लोजिंग बैलेंसेस। और आज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस एसेट का नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। चलो लिखते हैं, आज हमारे पास PPE नहीं है, आज हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, माजरत के साथ। बताएं जी, अकाउंटिंग वालों के हिसाब से 30 है और टैक्स वालों की 50। अब हम फंस चुके हैं, आज तक कभी ये रूल देखा नहीं था।
वैसे मैंने आपको कहा था कि रूल्स लिख लेना, फ़ायदा हो जाएगा। रूल 1 क्या था? इफ़ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो ये क्या बनता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिससे बनेगी डेफर टैक्स लायबिलिटी। फिर दूसरा रूल हमारे पास कोई नहीं था, यूज़ हुआ। तीसरा रूल हमने पढ़ा था, इफ़ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी दूसरा है ना एसेट जी, इफ़ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, if carrying amount of liability is greater than tax base of liability, this would result in deductible temporary difference and a deferred tax asset। ठीक है, FR 2 ही चल रही है अभी, तो अपने टाइम पे होगी। इधर ही बैठ जाए, बैठना तो सी बैठ जाओ, सारे पढ़ जाओ FR 2 भी जी। अच्छा, अब जो बाकी रूल्स हैं बच्चों, रूल सिर्फ याद ये करना है। मैं समझा लॉजिक इसकी भी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, लेकिन रूल याद सिर्फ ये करना है। एक रूल याद हो गया। अब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से तो ये होना है, तो लायबिलिटी इसके उलट है, लायबिलिटी इसके उलट है, देख लो। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ये हम आज 5वें दिन जाकर ये रूल लिख रहे हैं, पहले दिन नहीं रट्टा लगाया, हम हर चीज़ को सीख भी रहे हैं, इसकी भी लॉजिक दे दूंगा, लेकिन फिलहाल में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर लेस देन हो, कम हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से, तो अब ऊपर देखो एक रूल याद किया हुआ है, अगर इसके उलट हो जाए तो ये क्या बनेगा? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर टैक्स एसेट। ये वैसे कभी लगता देखा नहीं है, लेकिन चलो इसको भी लिख लेते हैं ताकि चारों रूल्स पूरे तो हो जाएं। पर्चे में ये लिख कर सवाल शुरू कर दो। इफ़ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, तो ये क्या बनेगा? इसके उलट, सोचा भी नहीं, बस उलट, और डेफर टैक्स लाया। तो एक रूल हमने याद किया बस, बाकी सारे उस हिसाब से बन गए। अब मेरा सवाल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ये एसेट का अकाउंट है या लायबिलिटी का अकाउंट है? एसेट का अकाउंट है या लायबिलिटी का अकाउंट है? जी, कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एसेट है ना, एसेट है, एसेट तो ये है ही नहीं ना, लायबिलिटी है, बल्कि ये कॉन्ट्रा एसेट है। दो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट्स हैं हमने जो पढ़े हुए हैं आज तक, एक है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एसेट का कॉन्ट्रा और वो डेटर का कॉन्ट्रा, ये पीपीई का कॉन्ट्रा होता है और वो डेटर का। तो लिख रहे होंगे ये बातें आप, मुझे पता है, घर पे बैठे हुए बच्चे। दो कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट तो नहीं है, एसेट का उलट है। एसेट का उलट क्या होता है? लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये लायबिलिटी है तो नहीं, पर लायबिलिटी जैसा तो है। लायबिलिटी है नहीं, पर इसकी नेचर लायबिलिटी जैसी तो है, तो लायबिलिटी वाला रूल क्यों ना लगा दें? ठीक है, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो क्या आएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितना? और ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो इसकी वजह से क्या निकलता है? डेफर टैक्स लायबिलिटी। अब पता नहीं वो टैक्स रेट मैंने पढ़ा ही नहीं, 35% है, सवाल के अंदर आखिर में दिया होगा 37.35। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा प्रूफ भी करते हैं। पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉजिक भी देनी हुई तो, बल्कि लॉजिक आज नहीं, फिर इधर देखो, मैंने कहा था बुक वैल्यू नहीं निकल सकती बगैर अजम्पशन लिए हुए। आप अजम्पशन ले लो अजम्पशन। कॉस्ट अज्यूम करो, कितनी अज्यूम करनी है? 100 रुपये कर लीजिए। 100 रुपये अगर कॉस्ट अज्यूम कर लें तो 100 में से 30 अब इसी साल के एंड में 100 में से 30 जाएँ तो कितना बचता है? तो अगर मैं पीपीई कर रहा होता तो मैंने 100 अज्यूम किया होता तो यहाँ पर 70 आता, ठीक है, और यहाँ पर 100 में से 51 माइनस होता तो 49 आता। अब डिफरेंस कितना है? अब रूल अपना पुराने वाला, लॉजिक वाला,
कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, वो तो खैर रट्टा हो गया। हमने क्या कहा था, ये अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे, टैक्स वाले ये 49 डेप्रिशिएट करेंगे। अब फ्यूचर में जाकर अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी, टैक्स की माइनस होगी, ऐड होने वाली फिगर ज़्यादा तो ये टैक्स का बायस बनेगी, तो ये डिफरेंस टैक्स से बल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब देखो अज्यूम करके ये सब करके भी उसी नतीजे पे पहुंचे हैं जिस पे पहले से पहुंचे हुए थे, ठीक है ना। तो लॉजिक बहरहाल होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। और इसको यहाँ डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, लेकिन वो फिर बिल्कुल ही उलट बात है ना। उलट बात ऐसे है कि वहाँ पे एक चीज़ याद की हुई ना कि फ्यूचर की डेप्शन कहते हैं बुक वैल्यू को, तो वो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन जिसकी जितनी ज़्यादा है उसी की अक्यूमुलेशन कम होती है ना। तो बहरहाल इस तरह से नहीं सोचना, जैसे कहा वैसे वो एसेट वाला याद है। और अगर कभी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ जाए तो ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट है तो मत करो अज्यूम, सिंपल ये रूल्स लिख कर सवाल शुरू करना। तो इसमें आप अगर देखोगे तो ये लायबिलिटी जैसा है, लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी जैसा है, तो लायबिलिटी का रूल लगाओ। और वो रूल कौन सा लग रहा था, कैरिंग अमाउंट कम थी टैक्स बेस से, तो रूल 4 लगा था। तो यहाँ पे हमने रूल 4 लगा दिया। बेटा वो तुम अपने सवाल करो, ठीक है ना, तुम इनके सवाल ना करो फिलहाल। रूल 4 अप्लाई कर दिया हमने आज। FR 1 वाले सवाल भी करने लग गए, कॉन्फिडेंस चेक करो तुम लोग इनका, बेशर्मो। ओके अच्छा जी, चलें जी, बात होगी ख़त्म इसकी। ये हमने बना ली ज़बरदस्ती, हालांकि ये ज़बानी करने वाला काम था। देखना था आपने, अकाउंटिंग वालों ने 15-15 रुपये डेप्सिट किया है तो उनकी एक्यूमुलेशन 30 है, दूसरों ने 40 और 9 आई थिंक, नहीं 40 कितना 45 और 6 तो 51 टोटल। इस तरह से टोटल कर लेना था और फिर आप देखना था ओहो एसेट तो नहीं है ना, लायबिलिटी है, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट है लाइक लायबिलिटी। तो रूल्स आप लिख के सवाल शुरू, पर्चे में रूल्स लिख लेना, लॉजिक यहाँ पे हर एक की देकर चलेंगे क्लास में, लेकिन पर्चे में ये सवाल आए तो ये रूल्स लिख लेना ताकि तेज़ी से ये काम हो सके। कहीं लॉजिक की जरूरत पड़े तो सोचें, वरना तो चलते जाए जी। पॉइंट 1 इज़ ओवर, पॉइंट 2 इज़ ओवर। आपस की बात है, पॉइंट 4 इज़ ओवर और पॉइंट 5 इज़ ऑल्सो ओवर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शुक्र है इज़ गिवन, वरना कल की तरह से निकालना पड़ जाना था। तो डेफर्ड टैक्स क्या है, लायबिलिटी है एसेट है, लायबिलिटी है। यकम जनवरी 2010 पर ब्रॉड डाउन सवाल में गिवन है कितना, 10 पॉइंट। अब नई चीज़ आ गई जिसके लिए ये सवाल कर रहे थे। आज के मेहमान खसूसी 2 में से एक मेहमान खसूसी ये एडजस्टमेंट्स हैं दोनों, ठीक है, और दूसरा मेहमान खसूसी अगले सवाल में, ठीक है जी। बच्चों पढ़ो, ऑन 1 अप्रैल, यहीं पे ही कर लेते हैं, चलो लेजर बना लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये FR 1 वाले गड़म गड़म करके आ रहे हैं, है ना। हालांकि नॉर्मल टाइम है, कल तो गड़बड़ हो गई थी बारिश की वजह से। तुम भी FR 1 के हो, FR 2 की क्लास चल रही है। बैठो बैठो, कैलकुलेशंस तो करोगे, बैठो कैलकुलेटर्स निकालो और जो प्लस माइनस करना हो मुझे करके देते हो। कोई नहीं, ज़िंदगी में कभी काम ही आ जाएगा ये पढ़ोगे। भाई आपने मैसेज नहीं किया था बच्चों को 11:30 का, किया होना है ना, अभी 5 मिनट पहले किया होना है, बच्चे बेचारे पहुंच गए होने। खैर है, कोई नहीं, बैठे बैठे, जगह खाली है, मुझे क्या मसला है, बैठो कैलकुलेशंस करते रहो बस। अच्छा जी, ऑन 1 अप्रैल 2010 हमारा साल है 10 वाला। भाई आप ना आमिर इनको बताते रहें कि ये FR 2 की क्लास है, और अगर इस किसी ने बैठना है तो पीछे चुप करके बैठ जाए। मैं अब हर एक आने वाले को तो नहीं ना मैं रोक भी नहीं सकता, और कोई जगह भी नहीं है बैठने की, आई जा रहे हैं अपने हिसाब से जी। अब आपने हर एक को वहीं रोक के बता देना है, अब मेरी क्लास डिस्टर्ब ना हो दोबारा जी। 1 अप्रैल 10 गैलेक्सी रिसीव्ड लोन ऑफ 25 मिलियन एट 8%। तो लोन लिया है तो ये लायबिलिटी है, और इंटरेस्ट पे होता है इन एरियर ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। अच्छा ये अगली बात तो अभी बाद में पढ़ेंगे ना, ये तो टैक्स वाले क्या कहते हैं वो तो बाद की बात है, ठीक है, ये तो बाद की बात। फिलहाल तो हम अपनी इंट्रो और FR 1 तो रिवाइज कर लें, पता नहीं आती भी है हमें कि नहीं, ठीक है। 1 अप्रैल पर हमारा साल शुरू हो रहा है जी, यकम जनवरी 2010 पर, और हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2010 पर।
और हमने जो लोन लिया है वो 1 अप्रैल 10 को लिया है, और वो कहता है कि लोन 25 मिलियन का है, 8% इंटरेस्ट है जो कि पे होगा एरियर में, एडवांस में होता भी नहीं है, ऑन 30 सितंबर एंड, यानी कि 6 महीने बाद पे होना है ना, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट इधर कब 30 सितंबर 2010 पे होगा, और फिर अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट जाकर 31 मार्च पे होना है, जो अगला साल है, हमारे साल से आगे निकल रहा है, 31 मार्च 11 बनेगा। ठीक है, अब ये 6 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि हमने ये 6 महीने लोन इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये एक्सपेंस भी है, पेड भी हो गया, अभी एक रूल रिवाइज कराया ना, एक्सपेंस भी है और पेड भी हो गया, लेकिन ये 3 महीनों का इंटरेस्ट इस साल का एक्सपेंस तो बनता है क्योंकि ये 3 महीने लोन इस्तेमाल हो गया, पर इसकी पेमेंट जाके कब होनी है, इसकी पेमेंट जाकर होनी है 31 मार्च पर, तो ये 3 महीने का एक्सपेंस हमारा ईयर एंड पर क्या बना हुआ होगा, क्लोजिंग में पेएबल। ठीक है, अब क्लोजिंग पेएबल है, वर्किंग नंबर 6 बना लेता हूँ मैं जी। एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, एक्रूअल, चलो इंट्रो वाले FR1 वाले बैठे हैं, उनको भी अफादियत का पता लगे कि क्यों एक्रूअल के ऊपर 3 दिन लगे थे। वैसे तो उनको FR1 में पता लग जाना है इसकी अफादियत का, जब हर टॉपिक में घुसा होना है। आज FR2 की क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे भी यही चल रहा है। चले, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, डेबिट साइड पर, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लोन इसी तरह आया। ठीक है जी, अच्छा पता नहीं अब। उसके बाद अब कहानी आपके सामने है, कहता है जी 8% इंटरेस्ट है, कोई भी फिगर निकाल सकते हो आप, पहले एक्सपेंस की निकालो, पहले पेमेंट की निकालो, क्लोजिंग निकालो, सब कुछ निकल सकता है, सब कुछ सामने तो है। 8% पर एनम है इंटरेस्ट। वो कहता है जी इस दिन लोन आया है 25 मिलियन का, और ये लोन सारे का सारा ही पता नहीं कब पे होना है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट 6 महीनों का 30 सितंबर पे होना है बोलो, तो इसका मतलब कैश में क्या लिखा होगा, 25 मिलियन इंटू 8% इंटू 6/12। इसके अलावा कोई पेमेंट होगी कैश की, नहीं होगी, क्योंकि अगले 3 महीने जो इस साल में फॉल कर रहे हैं वो, और उससे अगले भी 3 महीने, वो तो अगले साल जाके पे होने। बोलो जी कितना, 1 रुपया। और अभी अभी डिसाइड किया हमने कि क्लोजिंग डेट पर 3 महीने क्या हैं, पेएबल। तो क्लोजिंग पेएबल बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी होती है, और यहाँ लेजर में इधर नज़र आना है, ऐसा ही है। क्लोजिंग पेएबल पहले निकाल लो, कुछ बच्चे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पहले निकाल सकते थे, फिर कैश पेड निकालते, तो पेएबल बैलेंस ही निकल आता। जो मर्जी करो, ओपनिंग तो ज़ीरो है, बाकी डाटा इतना एम्पल अवेलेबल है कि कोई भी चीज़ पहले निकल सकती है। एक्सपेंस निकालने वाले 9 महीने का एक्सपेंस निकाल लेते, 6 महीने की पेमेंट डालते, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंसिंग पेएबल आ जाता। जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन फ़िलहाल मैं क्लोजिंग पेएबल निकाल रहा हूँ कि जी 25 मिलियन पर 8% लगाएं, पूरे 6 महीने साल का बनता है, लेकिन 3 महीने इसमें से क्या हैं हमारे पास, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट हमारे साल में पे नहीं होना। तो लोन है 25 मिलियन का, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, तो 3 महीने का कैसे निकलेगा, 25 इंटू 8 इंटू 3/12 जी पॉइंट। और बैलेंसिंग फिगर P&L के अंदर जो एक्सपेंस बनता है 1.5। तो ये रिवीजन हमने की थी, यही लेजर दोबारा बना, कोई मसला। अब यहाँ से आगे FR2 में IAS 12 स्टार्ट होता है। ठीक है, पक्के पक्के उसूल बताए थे वो वही पे हैं, लीज के बारे में, बोरिंग कॉस्ट के बारे में, इस तरह से कुछ पक्की पक्की चीज़ें उनकी हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये जो एक्रूवल्स होते हैं ना, इनमें टैक्स वाले कोई ज़रूरी नहीं है कि कैश बेसिस पे ही चलें, ज़्यादातर कैश पे ही चलते हैं, लेकिन एक्रूवल भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये सवाल हमें खुद गाइड किया करेगा। ठीक है, तो फिलहाल सवाल से जाके पूछते हैं। सवाल वाला कहता है अज्यूम दैट टैक्स रिलीफ, अच्छा एक मिनट, ये पहले टैक्स रिलीफ का कांटा तो निकाले ना। टैक्स रिलीफ का मतलब क्या होता है भाई? कह रहे हैं टैक्स रिलीफ का मतलब होता है डिडक्शन। अगर एक्सपेंस है तो आपकी बात ठीक है, अगर इनकम है तो फिर टैक्स रिलीफ कैसे मिलेगी?
तो बात जहन में रख लेना, ठीक है। टैक्स रिलीफ का मतलब ये हुआ करेगा, बिल्कुल एक्सपेंस के केस में टैक्स रिलीफ कब है, जब एक्सपेंस अलाउ हो जाए एज आ डिडक्शन। आमिर भाई, जब एक्सपेंस अलाउ हो जाए इस करंट टैक्स की वर्किंग में एज आ डिडक्शन। और इनकम के केस में रिलीफ कब है, जब इनकम पे टैक्स ना लगे, एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है ना। तो टैक्स रिलीफ का मतलब क्या हुआ करेगा एक्सपेंस के केस में, टैक्स रिलीफ का मतलब क्या हुआ करेगा एक्सपेंस के केस में, स्टार लगा के लिख लिया होगा आपने, मुझे पता है यहीं पे साथ ही। एक्सपेंस के केस में टैक्स रिलीफ का मतलब होता है जब करंट टैक्स में वो अलाउ हो जाए एज अ डिडक्शन। लिख लो, शाबाश लिख लो। एक्सपेंस के केस में टैक्स रिलीफ का मतलब है करंट टैक्स की वर्किंग में एज अ डिडक्शन अलाउ होना। पार्ट 2 शुरू कर दें।